रेलवे बैच के एक और शानदार बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करने वाले हैं। पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 90 तक सॉल्व हो चुका था और ज्योमेट्री यहाँ पे चल रहा है, आप सभी को पता है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरी क्लास चलेगी, तो आप शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। पहला सवाल आज के क्लास का बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसको क्या कह रहा है और कैसे इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। एक त्रिभुज के कोण ABC समांतर श्रेणी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है। M जो है BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AM BC पर लंबवत है, BM डिवाइडेड बाई AB कितना होगा। ठीक है, अब सबसे पहला मेन हमारा जो दिया गया है वो दिया है कि ABC यानी तीनों एंगल समांतर श्रेणी में है, यानी कि AP में है। AP का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पे तीन ऐसे कोण देखिए जिनका सम 180 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और साथ में वो AP में भी होने चाहिए। AP का मतलब समांतर श्रेणी में होने चाहिए। तो हम ऐसे केस में क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एक एंगल 30 डिग्री ले लें, दूसरा एंगल 60 डिग्री ले लें और तीसरा एंगल 90 डिग्री ले लें। तो क्या हमारा काम नहीं चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। देखिए सभी के बीच में 30 डिग्री का गैप है। 60 माइनस 30 का गैप, 90 माइनस 60 30 का गैप, और इन तीनों का सम भी 180 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चूंकि एक एंगल 90 डिग्री बन चुका है, मतलब ये हमारा एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिए। अब इसमें ये तो 90 डिग्री होगा, है ना, और ये कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और ये भी कुछ ना कुछ होगा। इसमें क्या बोला गया है कि M जो है यहाँ पे BC पर एक बिंदु है ना। तो ये है B और ये है C और ये हो जाएगा A। तो AB BC पर कोई एक बिंदु है, इस प्रकार है कि AM जो है BC पर लंबवत हो। तो हम लोग यहीं पर एक पॉइंट M मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं, है ना। यहीं पर मानेंगे तभी तो हमारा AM जो होगा BC पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो है ये पहले से। BM डिवाइड बाई AB चाहिए। अच्छा देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि भाई अगर हम BM लेते हैं तो M तो ऐसा कोई पॉइंट बन नहीं रहा, क्योंकि B और M एक ही पॉइंट है ना। तो एक काम करिए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब B को इधर कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और C को यहाँ पर कर देते हैं। तो ये पॉइंट C भी है और ये पॉइंट हमारा M भी है ना, क्योंकि AM जो है BC पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो एक 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। आपको चाहिए क्या? BM मतलब ये वाला डिवाइड बाई यहाँ पर कितना? AB, है ना। AB का मतलब ये वाला। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया A हमारा, ठीक है, और ये हो गया B और ये हो गया C। तो A कितना है? 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। B कितना होगा? 60 डिग्री, तो ये हुआ 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको पढ़ाया था कि 30 डिग्री के सामने अगर एक यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने हमेशा कितना यूनिट होता है? √3 यूनिट होता है, यानी √3 गुना हो जाता है। और इस केस में जो 90 डिग्री के सामने बनता है वो इन दोनों को पाइथागोरस लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि ये आ जाता है 2 के बराबर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 2 हो जाता है। सिंपली अब निकाल लीजिए BM यानी 1 यूनिट डिवाइड बाई AB यानी कि 2 यूनिट, तो 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर A सही जवाब है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा इस सवाल को, इसमें क्या बोला है कि दो कोणों का योग A और B का योग उसके तीसरे कोण के बराबर है। अच्छा, तीनों कोणों का योग कितना होता है? एक कोण अगर X है, दूसरा कोण यहाँ पे Y है और तीसरा कोण यहाँ पे Z है, तो तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। कह रहा है 2 का योग, इन दोनों का योग तीसरे के बराबर है, यानी X प्लस Y की जगह पे हम Z रख सकते हैं, है ना। इन दोनों के जगह पर क्या रख दें? Z रख देते हैं। तो Z प्लस Z यानी ये कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो गया? 180 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 2Z की वैल्यू 180, यानी कि Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तीसरे कोण का माप पूछा गया था, 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट जवाब होगा। समझ में आ गया सभी को बात? आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए इस सवाल को देखें। अब इस सवाल को करने के लिए इसका एक रिलेशन बताते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला देखें।
एक त्रिभुज की परित्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो एक इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब पहले समझ लीजिए कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोनों को टच करते हुए बाहर बाहर एक वृत्त बनाया जाए तो वो होता है परिवृत्त, और उसका जो केंद्र होगा वो त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। ठीक है, अंतः केंद्र का मतलब होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करते हुए, छूते हुए अंदर, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बने तो उसका केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यानी ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। और अंतः वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है ना, ये 9 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों केंद्रों के बीच की, ये होता है अंडर रूट, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, होता है अंडर रूट आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। बस यहाँ से फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा हमारा कितना होगा, आर स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर तो 81 माइनस यहाँ पे 2 और 9 चौको 36 यानी कि 72 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा 72 होगा ना, यहाँ पे ये 72 हो गया, तो 81 माइनस 72 यानी कि रूट का 9 आ गया, और रूट 9 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ऑप्शन सी जवाब होगा इसका सही। और आगे चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि ए बी डिवाइड बाई ए सी, ए बी का मतलब ए से बी और ए से सी, ये इसका जो रेशियो है ये है बी डी रेशियो, मतलब बी डी रेशियो डी सी, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों समरूप बन गए, है ना। इससे ये पता चलता है कि समरूप हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो भुजाएं हैं वो उनका रेशियो इक्वल हो गया, तो ये समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर जब ये बराबर हो जाएं तो इसका मतलब ये एक कोण समद्विभाजक का काम कर रहा है। कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर। तो AD जो है कोण समद्विभाजक होगा, मतलब ये 28 है तो इधर वाला भी आपका 28 डिग्री होगा। ये तभी होगा जब ये आपको गिवन होगा, ठीक ना। अब बस आपको क्या चाहिए था, ABC चाहिए था, मतलब ये एंगल चाहिए था, है ना। तो आप ये बताइए कि ये एंगल तो 60 है, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, 28 और 28 टोटल यहाँ पे 56 हो गया, है ना। अब प्लस इस एंगल को x मान लीजिए, तो x ये हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 180, और माइनस इसमें कितना कर देंगे हम लोग, 6 5 11 मतलब 116 हो गया, ठीक है। ये हो गया, घटा लीजिए तो ये हो गया 4 और 17 में से 11 गया तो हो जाएगा 6, मतलब कि 64 डिग्री। 64 डिग्री ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा इसका, है ना। तो समझ गए होंगे अच्छे से, वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। इस सवाल को देखिएगा, ये बड़ा शानदार सवाल है ना। एक फिगर दिया है आपके पास, इसमें बताना है x का वैल्यू कितना होगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि BO ये वाला जो है और CO ये जो है किसका कोण समद्विभाजक है, DBC मतलब इस पूरे एंगल का समद्विभाजक है ये, है ना। यानी 2 बराबर भागों में इसको बांट रहा है। ऐसे ही इस एंगल को 2 बराबर भागों में ये CO बांट रहा है, मतलब ये जो एंगल है ये आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ और हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि अगर हम इसको x मानते हैं, x तो यहाँ पे दिया है ना, y मान लीजिए, तो अगर ये एंगल y होगा तो इधर वाला भी y हो जाएगा। इसको अगर हम z मानेंगे तो ये वाला भी z हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा कि भाई ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, है ना, और ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये जो टोटल एंगल है ये 180 है। 180 में से y और y घटा देंगे, यानी 2y घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे, है ना। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बन जाएगा 180 और माइनस 2y बन गया। इसी तरीके से ये जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस 2z, है ना, होगा कि नहीं, है ना, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 180 माइनस 2z हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वाले त्रिभुज में ABC में, ऊपर वाले में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 के बराबर। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे पहला एंगल कितना है A 52 डिग्री, प्लस B एंगल कितना है यहाँ पे, ये वाला ABC कितना है, तो ये है 180 माइनस 2y, है ना, और प्लस तीसरा एंगल कितना है यहाँ पे 180 माइनस
2z है ना, इन सभी का सम कितना होगा 180 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं? काट पीट लीजिए यहाँ से, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग काटें तो पहले तो 180 से ये वाला 180 ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये 2y माइनस 2y और यहाँ पे माइनस 2z उधर ले जाइए तो दोनों प्लस में हो जाएंगे और 2 कॉमन भी आ जाएगा, है ना। यानी कि y प्लस यहाँ पे z कॉमन आ गया। अच्छा इधर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 और 52 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब 232 हो गया। तो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y प्लस जेड की जो वैल्यू है 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 116 आ जाएगा, है ना। अच्छा अब देखिए इसमें आपको x निकालना है तो x कितना होगा, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम लोग देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड इस वाले त्रिभुज में यानी कि BCO में, इस वाले में ये आपका y है, ये z है, ये x है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू 116 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, तो इधर रहेगा ही रहेगा, है ना। y प्लस जेड इधर आके घट जाएगा यानी कि 116 यहाँ पे हम लोग घटा देंगे। 116 घटाइए तो ये हो जाएगा 4 और 17 में से 11 गया तो ये हो जाएगा 6 यानी कि 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलिए अगले प्रश्न में। बहुत ही आसान सा सवाल पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाली दो भुजाएं क्रमशः 8 और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई कितनी होगी, 8 का स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 64 हो जाएगा और प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे 225 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा और ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट तो ये आपका कर्ण आ जाएगा यानी हाइपोटेनस आ जाएगा। बस आपको और कुछ नहीं करना। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यहाँ पे 17 सेंटीमीटर होता है ना। वैसे भी अगर आपको ट्रिपलेट याद होता कि 8, 15 और 17 समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, जहाँ पे 17 जो है यानी सबसे बड़ी वो कर्ण होती है, तो 17 इसका करेक्ट जवाब हो जाता। 8, 15, 17 याद रखिएगा, ये ट्रिपलेट होते हैं। समझ में आ गया। आगे चलिए अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे जो कि आपको मजबूर कर देगा कि भाई यही आपका करेक्ट जवाब होगा, जबकि वो करेक्ट आंसर है नहीं। आपके पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ इतना बोला है कि BAC मतलब ये एंगल और OBC यानी कि ये वाले एंगल का सम कितना होगा, बस इतना बता दीजिए। ये आपसे पूछा गया है। आपके पास ना तो सेंट्रल एंगल दिया गया है, ना तो ये परिधि पर जो कोण बन रहा है उसका एंगल दिया गया है, कुछ नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का सम कितना होगा। तो ऐसे में आप सीधे सीधे ये जवाब देख पाएंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है इसमें। तो आप सोचेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता और ऑप्शन बी करेक्ट करके आ जाएंगे, यहीं पे गलती हो जाएगा। आप थोड़ा सोचिए, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें छुपा हुआ है। ये बताइए ओ तो आपका सेंटर है, केंद्र है, तो ओ से बी तक और ओ से सी तक ये दोनों क्या हो गए, रेडियस हो गए। रेडियस हो गए मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना एंगल यहाँ पे ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा कि नहीं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। OBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है कि नहीं, बिल्कुल बन चुका है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इस एंगल को अगर हम लोग कुछ मान लें, हाँ एक चीज़ और, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल OBC, तो एंगल BOC है ना, BOC जो होगा वो कितना होगा, ये दोनों तो x और x है यानी 2x हो गया। टोटल होता है 180 में से x प्लस x यानी कि 2x घटा देंगे तो 180 माइनस 2x हो गया, 180 माइनस 2x हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अच्छा अब सुनिएगा, आप इसमें जानते हैं कि जब इस चीज़ को बड़े गौर से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, जब सेम कॉर्ड पे यानी जीवा क्या है हमारी यहाँ पर B से C तक है, ये जीवा, सेम कॉर्ड से अगर एक एंगल सेंटर पर बन रहा हो और एक एंगल परिधि पर बन रहा हो, तो जो परिधि पर एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल का आधा होता है। ठीक है, यानी कि एंगल यहाँ पे एंगल BAC जो होगा वो सेंट्रल एंगल का आधा बनेगा यहाँ पे। क्लियर है बात। सेंट्रल एंगल है कितना, ये है आपका, यानी 180 माइनस 2x, इसका होगा आधा ये वाला एंगल। ठीक है, तो बस इसको देख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 और माइनस x, मतलब ये बनेगा। ठीक है,
अब आपको क्या पूछा था, आपको पूछा गया था ये वाला एंगल, मतलब BAC और OBC यानी x, ठीक है। तो ये बताइए कि इस x को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा BAC और माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू इधर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यही x तो आपका OBC है ना, तो इसके जगह पे हम लोग OBC रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा OBC है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा और ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अरे भाई ये तो x हमारा क्या है OBC के बराबर है इक्वल टू इधर बचा 90 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था और इसकी वैल्यू 90 डिग्री आएगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ना कि बी करेक्ट होगा। तो ऐसे सवालों से सावधान हो जाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। चलिए इस सवाल को देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल। आपको बोला गया है कि यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। हमारे पास एक त्रिभुज है, यहाँ पे A, B और C, ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, इसके बाहर बाहर एक वृत्त बनेगा और उसका जो केंद्र होगा वो हमारा परिकेंद्र होगा, यानी ये वाला, ठीक है। ये O है। फिर आगे क्या बोला, OD BC पर लंब है। O से D यहाँ पर खींच लीजिए, है ना, O से यहाँ पर ऐसे खींच देंगे तो ये आपका लंब बन गया, जो कि यहाँ पर D के पॉइंट को निर्देशित कर रहा है। BOD हमको बताना है कितना होगा, BOD है ना, BOD मतलब यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कितना होगा आपको ये बताना है। मतलब ये एंगल हमको चाहिए, अरे सॉरी, BOD ना मतलब ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ये एंगल चाहिए। तो ये 90 डिग्री है। आपको क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे बोला गया है इनके फॉर्म में बताना है। अब पिछले सवाल में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये वाला जो एंगल है, मतलब यहाँ पे एंगल A और प्लस ये वाला एंगल यानी OBD है ना, OBD, ये मिलाकर कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री के बराबर। अभी अभी हमने देखा था, है ना, पिछले सवाल में। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस एंगल को हम लोग कह सकते हैं यानी OBD ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका होगा 90 और माइनस यहाँ पे एंगल A है ना, एंगल A को उधर ले जा सकते हैं, तो एंगल A हो गया 90 माइनस एंगल A हो गया। अब ये बताइए दोस्तों कि ये 90 है, ठीक है, और ये जो है ये 90 माइनस A है, तो ये कितना होगा, A के बराबर हो जाएगा, है ना। ये एंगल किसके बराबर होगा, A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा A के बराबर होना चाहिए, यानी एंगल A के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे ये हमारा हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब इसको और डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग कि भाई देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, तो इसको हटाएं, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे खींच दें तो ये टोटल एंगल एक सेंट्रल एंगल बनेगा, है ना, ये टोटल एंगल सेंट्रल एंगल बनेगा। और सेंट्रल एंगल क्या होता है, परिधि पर बने एंगल का डबल होता है, मतलब ये टोटल एंगल 2A के बराबर हो जाएगा। तो जब 2A के बराबर टोटल होगा, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हो रहा है यहाँ पे, तो आधा आधा बांट देगा, मतलब इधर भी एंगल A और इधर भी एंगल A, यही तो पूछा गया था, BOD एंगल A आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्लियर हो गया ना। आगे चलिए इस सवाल को देखिए। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार हैं कि आपका DE पैरेलल हो जाएगा BC के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सिंपल सा एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, है ना, एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से है। ये ABC हो गया और यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन भी ऐसे खींच लेते हैं, ठीक ना। हमको सवाल पढ़ के यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा डायग्राम बनेगा। ABC ये हो गया और ये हो गया D और ये हो गया E के बराबर, है ना। तो BC और D दोनों पैरेलल हो गए। अच्छा, AD और DB 3:1 में दिया है, तो मतलब ये है 3 रेशियो में और ये है 1 यूनिट। यदि E से लेकर A तक, मतलब ये 3.3 दिया है, तो आपको पूछा गया है AC कितना होगा। ये बताइए दोस्तों, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये दोनों पैरेलल है ना, BC और D पैरेलल हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, हाँ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AD, अब चूंकि ये समरूप त्रिभुज 2 बन चुके हैं, मतलब ADE और ABC ये 2 समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है इक्वल होता है। तो AD ये हो गया और बड़े वाले में A से B तक हो जाएगा, तो ये हो गया AB इक्वल, यहाँ पे छोटे वाले में AE, तो इधर हो गया AE और डिवाइड बाय बड़े वाले में A से C तक हो जाएगा। बस वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे AD कितना है
3 के बराबर, 3 यूनिट है। ए से बी तक कितना है, ये 3 है, ये 1 है, तो 3 1 4 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे ये हो गया 4 इक्वल, यहाँ पे ए ई कितना है 3.3 के बराबर, है ना। तो आपको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो ये बताइए ये यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, 1.1 गुना हो रहा है। तो ये भी इधर 1.1 गुना नहीं हो जाएगा, ये ए सी है, मतलब यहाँ पर ये कितना होगा, 4 का 1.1 से गुणा करिए तो 4.4 आ जाएगा। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, है ना। ए सी पूछा था, 4.4, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर ये सवाल देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। बस सवाल देखते जाइए। क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। ABC हमने खींच लिया, है ना। तो BC का D है मध्य बिंदु, AC का E है मध्य बिंदु और AB का F है मध्य बिंदु। ABC का क्षेत्रफल यानी पूरे का एरिया टोटल यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब यहाँ पे FBCE ये जो बन रहा है यहाँ और यहाँ, इन चारों साइडों को मिलाकर जो एरिया बन रहा है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब बहुत अच्छा है ये। तो एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दें, ठीक है, ऐसे, और इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दें ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो पूरा त्रिभुज है ये 4 बराबर भागों में बट जाता है। कौन कौन सा, एक पूरा भाग ये, एक पूरा भाग ये, एक पूरा भाग ये और एक ये बीच का पूरा भाग, मतलब 4 ट्रायंगल्स में बट जाता है ये, है ना। तो मतलब यहाँ पे इन चारों का टोटल यहाँ पे एरिया जो है वो बराबर होगा, और चारों का टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पूरे ABC के एरिया के बराबर है। मतलब अगर हम एक भाग का एरिया इसका AFE इस वाले का एरिया देखना चाहें तो क्या होगा, पूरे का 1/4 होगा, क्योंकि टोटल 4 भागों में ये बटा हुआ है और इक्वल हैं चारों के चारों, है ना। तो इसका जो एरिया हो जाएगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, है ना, इसका जो एरिया होगा पूरे का एरिया कितना दिया है, 20 के बराबर। तो इस 20 का 1/4 होगा, मतलब 1/4 होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 चौके 20, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी ऊपर वाले का एरिया कितना होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपको क्या पूछा था, इसका एरिया, मतलब इस पूरे टोटल का एरिया हमको पूछा गया था। तो ये बताइए ऊपर वाले का हिस्से का 5 है और पूरे का टोटल यहाँ पे 20 है। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 20 है। उसमें से ऊपर वाले का हटा दीजिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर घटा दीजिए, तो नीचे वाले का यानी इसका एरिया नहीं निकल जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान सा, है ना। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। है बहुत छोटा सा, बट इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। RRB JEE 2019 का सवाल है और ऐसे सवाल देखने को ज़रूर मिलते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर, देखते हैं 101। चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल जो है एक लॉजिकल सवाल है ना। ध्यान से देखते जाइए। क्या बोला गया है, आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, बी कोण 90 डिग्री दे दिया, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ होती हैं। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया, है ना। फिर क्या बोला, ए बी जो है 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 5। और ए बी सी की रचना संभव नहीं है यदि बी सी माइनस ए सी, यानी कि बी सी और ए सी का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए, इन ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइएगा। हम सभी को पता है कि त्रिभुज में जो दो भुजाओं का सम, किसी भी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना। तो त्रिभुज में मान लीजिए कि ये जो हमारा ए बी है, ए बी ये हमारा जो है ये छोटा होगा किससे, बाकी के दो भुजाओं के सम से, है ना। हमको पता कौन सा है, ए बी पता है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो ए बी है इन दोनों के सम से छोटा ही होगा, है ना। यानी कि ए सी प्लस बी सी के सम से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, है ना। और ये बड़ा होगा किसके डिफरेंस से, इन्हीं दोनों के डिफरेंस से बड़ा भी होगा। उन दोनों के सम से छोटा भी होगा और उन दोनों के डिफरेंस से बड़ा भी होगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बी सी माइनस ए सी,
है ना, BC माइनस AC से बड़ा भी होगा। यानी ये जो BC माइनस AC है ये AB से छोटा होना चाहिए तभी पॉसिबल होगा। और AB की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे 5 है, तो 5 से छोटा वैल्यू अगर इसका होता है तो रचना संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो 5 से छोटे वैल्यू कौन कौन से हैं, 2.5 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 4.8 5 से छोटा है। तो इन 3 वैल्यू के लिए रचना संभव है, यानी बनाया जा सकता है त्रिभुज, लेकिन ये जो है 5 से बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए रचना संभव नहीं है। मतलब जो पूछा गया है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 6.5 के लिए अगर डिफरेंस 6.5 होता है तो वैल्यू यानी कि कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है। समझ में आ गया ना कैसे बनाना है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। ये सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, इसको आप बिना डायग्राम बनाए भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ABC PQR इस प्रकार समरूप हैं कि उनके परिमाप क्रमशः 36 और 24 हैं। तो यदि PQ 10 है तो यहाँ पे AB का मान बताना है ना। देखिएगा, तो यहाँ पे इनका जो परिमाप होगा उनका रेशियो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। परिमाप का रेशियो क्या क्या है, ABC का परिमाप कितना है, यहाँ पे ABC का परिमाप 36 है, डिवाइड बाई PQR का परिमाप कितना है, 24 के बराबर है ना। ये बराबर होगा उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल, रेशियो के इक्वल है ना। अच्छा, ABC का यहाँ पे क्या बोला है, AB और PQ के बारे में जानकारी पूछी गई है ना। तो इसका करेस्पॉन्डिंग साइड AB ले लेंगे और AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए PQ होगा, तो डिवाइड बाई यहाँ पे PQ हो जाएगा। अच्छा, PQ की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे 10 दिया गया है, 12 से इसको काटेंगे, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 12 तियां 36 है ना। PQ मतलब 10, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 तियां हो गया 30 बटे यहाँ पे 2 और ये होगी AB की वैल्यू है ना। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए देखिएगा, एक और अंतःवृत्त वाला सवाल, इसमें आपको पूछा गया है, यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी गई हैं, 4 6 और 8 सेंटीमीटर है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है यानी स्मॉल r, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये होता है एरिया डिवाइड बाई स्मॉल s है ना। s क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर है यानी अर्ध परिमाप है। जब आप हीरोन का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये आता है ना। तो ये होता है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के अंदर, ज्यामिति के अंदर, तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा एक जगह। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया के लिए हम लोग हीरोन फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, एस का फार्मूला क्या होता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना होगा, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 का हाफ है ना, 18 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा यानी 9 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया क्या होता है, हीरोन फार्मूला अगर हम लोग लगाएं तो एरिया क्या होता है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 9 है, तो ये हो गया 9 माइनस इंटू है ना, मल्टीप्लाई s माइनस ए यानी 9 माइनस 4 जो कि 5 के बराबर होगा, इंटू फिर s माइनस बी यानी 9 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 3 और इंटू 9 माइनस 8 यानी कि 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाकी तो आएगा नहीं, यानी 5 3 15 अंदर ही रह जाएगा, तो 3√15 एरिया आ गया। बस यहाँ पे रेडियस निकालना है आपको, तो एरिया कितना है 3√15 के बराबर है ना, 3√15 है, डिवाइड बाई यहाँ पे s कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया 9, यहाँ से देख लीजिए 3 बार में ये कट जाएगा, मतलब √15 डिवाइड बाई 3 होगा इसका आंसर। √15 डिवाइड बाई 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल को, ये सवाल बड़ा लॉजिकल सा है। लॉजिकल कैसे है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, क्या बोला, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 समरूप हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, A1 B1 A2 B2 ये रेशियो, तो A1 B1 A2 B2 सब जगह दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे A और C, तो यहाँ A और C मतलब A1 C1 और A2 C2 का रेशियो इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू तीसरा यहाँ पे क्या होगा B1 C1 और B2 C2 ये रेशियो इक्वल होगा। मतलब तीनों रेशियो यहाँ पे इक्वल होंगे, कोई भी किसी के यहाँ पे अनइक्वल में नहीं होगा। मतलब ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल बोला है ना, जबकि इक्वल होंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा है ना। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना विचारना नहीं था, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एक सवाल और करते हैं हम लोग।
ये सवाल भी सिंपल सा ही सवाल है, इसमें कुछ और नहीं पूछा गया है ना। क्या बोला है, अर्ध परिमाप का अनुपात जो है वो 4 और 5 दिया गया है ना। तो परिमाप कहिए अर्ध परिमाप कहिए, मतलब रेशियो तो वही आएगा ना, चाहे हम परिमाप का अनुपात लें चाहे अर्ध परिमाप का अनुपात लें, आएगा दोनों का रेशियो वही। तो अर्ध परिमाप का अनुपात है ना, तो अर्ध परिमाप का अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पे, 4:5 दे रखा है। ये रेशियो किसके बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। अच्छा अब देखिएगा, ऊपर वाला DEF का है और नीचे वाला PQR का है। आपको PQ और DE इन दोनों में रेशियो चाहिए। तो ऊपर हम लोग किसका अनुपात लिखे हैं, 4, मतलब DEF का लिखे हैं। तो DE यहाँ पे देखिए इसका, तो ये हो जाएगा DE, और इसके करस्पॉन्डिंग इसमें देखिए PQR में, तो DE शुरू का है यानी यहाँ पर PQ है, तो ये हो जाएगा PQ। बस वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। PQ कितना है यहाँ पे 15, तो ये हो जाएगा 15 के बराबर, है ना। ये कितना गुना हो रहा है इसका, 3 गुना हो रहा है, मतलब 4 का 3 गुना यहाँ पर हो जाएगा ये भी, है ना। DE 4 3 12 हो जाएगा, यही पूछा गया था आपसे, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। आज के सेशन यहीं पे रोकते हैं। हमने 15 सवाल इस क्लास में किए हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए गए हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।